तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ईसीजी बेसिक स्टार्ट की हुई है तो लेक्चर नंबर 2 है। अगर किसी ने लीड्स प्लेसमेंट देखनी है तो वो प्रीवियस वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ईसीजी। अब हम ईसीजी किस तरह कर सकते हैं। कोई बंदा आता है हमारे पास, पेशेंट आता है, तो उसकी ईसीजी कैसे करते हैं। एक तो ये है कि पेशेंट आया, रेस्ट पे हमने बिठा के उसकी ईसीजी कर ली, दिस इज कॉल्ड रेस्ट ईसीजी। दूसरा ये हो सकता है कि हम उसको ट्रेडमिल पे दौड़ा के फिर ईसीजी करें, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस ईसीजी। तीसरा ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अक्सर कहते हैं रात को मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन अब मौजूदा हमने ईसीजी की वो नॉर्मल है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या वाकई उसकी अब नॉर्मलिटी है या नहीं है। इसके लिए हम उसको ईसीजी मॉनिटर लगा देते हैं जो 24 आवर उसको मॉनिटर करता है उसकी हार्ट की एक्टिविटी को। इसको कहते हैं एम्बुलेटरी या हार्टर मॉनिटरिंग। ठीक है, ये कुछ बेसिक से ओवरऑल कंसेप्ट था, आपको ईसीजी की टाइप्स का बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं ईसीजी पेपर उस किस तरह का होता है, उसके जो बॉक्सेस होती हैं उनकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं। ये वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने आगे रेट रिदम इससे कैलकुलेट करना होता है, पीआर इंटरवल्स की कैलकुलेशन करनी, हार्ट ब्लॉक्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप इसको रट लें, जो आप बताऊंगा मैं चीज़ इसको आपने रट लेना। अब ईसीजी पेपर अगर हम उठा के देखें ना तो इस तरह का होता है, उसमें कुछ बड़े बॉक्सेस होते हैं, कुछ होते हैं छोटे बॉक्सेस। ठीक है, अब जो होते हैं ना बॉक्स, एक बॉक्स इसकी दो, ये 2D होता है ना, ये है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ये है वर्टिकल डायमेंशन। वर्टिकल डायमेंशन में हम दो चीज़ें देखते हैं, लेंथ और वोल्टेज। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में हम इसका सिंपली देखते हैं टाइम। अब अगर हम एक बड़ा बॉक्स देखें ना तो इसके अंदर 1 डायमेंशन में 5 छोटे बॉक्स होते हैं। तो इसका मतलब जो मेजरमेंट्स हम लेंगे एक बड़े बॉक्स के लिए वो सारी 5 पे डिवाइड हो जाएंगी फॉर अ स्मॉल बॉक्स। तो अब मेजरमेंट हम कौन सी चीज़ें लेते हैं, 3 लेते हैं, लेंथ, वोल्टेज एंड टाइम। अगर एक बिग बॉक्स देखें तो इसकी जो आपने लेंथ है ना वो होती है 5 mm, ये रट लेनी है आपने। लेंथ ऑफ अ बिग स्क्वायर या इस कितनी होती है 5 mm। वोल्टेज जो इसका होता है इसकी वैल्यू होती है 0.5 मिली वोल्ट, और इसका जो टाइम इंटरवल होता है वो 200 मिली सेकेंड होता है। ये आपने रट लेनी है जी। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ, लेंथ इज 5 mm, वोल्टेज इज 0.5 मिली वोल्ट एंड टाइम इज 200 मिली सेकेंड या 0.2 सेकेंड। अब इसके बाद हम देखते हैं स्मॉल बॉक्स की डिवीजन। अब ये एक स्मॉल बॉक्स है, मैंने इसको इनलार्ज किया। अब मैंने कहा था कि एक जो बिग बॉक्स की मेजरमेंट्स होती है ना, स्मॉल बॉक्स की सारी मेजरमेंट उसके लिए 5 पे डिवाइड हो जाएंगी। लेंथ मैंने बिग बॉक्स की कितनी बताई थी 5, तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 1 mm। वोल्टेज उसकी वैल्यू बिग बॉक्स की कितनी थी 0.5 मिली वोल्ट, तो स्मॉल बॉक्स की कितनी होगी 0.1 मिली वोल्ट। टाइम इंटरवल जो था वो बिग बॉक्स के लिए 0.2 सेकंड था, तो इसके लिए 0.04 सेकंड या 40 मिली सेकंड होगा। तो ये चीज़ें आपने अगर बिग बॉक्स स्मॉल बॉक्स की रट ली हैं तो इंशाल्लाह आगे आपको कोई भी मसला नहीं होगा। अब वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग आपको बताने वाला हूँ कि जो मशीन ईसीजी कर रही होती है उसको हमने किस तरह सेट किया होता है, उसकी वो कितने वोल्टेज पे सेट है, कितनी स्पीड पे सेट है, इसको देखने के लिए इसकी मेजरमेंट होती है, उसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है उस मशीन की, उस स्पेसिफिक वोल्टेज पे उसको सेट किया होता है। और इसका पता कैसे चलता है, कोई भी एक लीड है ना, आप उसको उठा के देखें, उसके एंड पे इस तरह की एक बॉक्स सा बना होता है, रेक्टेंगुलर सा, इसको कहते हैं कैलिब्रेशन सिग्नल। या ईसीजी पेपर के ऊपर ये मेजरमेंट वैसे लिखी होती हैं, या अगर ये ना लिखी हो, एग्जामिनर फिर कहे कि देखो बताओ मशीन सही सेट हुई है या नहीं, और ऊपर मेजरमेंट लिखी नहीं हुई फंसाने के लिए, तो फिर आप क्या देखेंगे, किसी भी लीड के एंड पे ये सिग्नल देखेंगे। इसकी मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब एक कोई भी मशीन काम कर रही है जो ईसीजी कर रही है किसी बंदे का, उसकी वेलोसिटी हमने सेट की होती है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसका वोल्टेज होता है 10 मिलीमीटर पर मिली वोल्ट। मतलब ये है कि 1 मिली वोल्ट के लिए 10 mm वर्टिकल डिफ्लेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो वेलोसिटी है वो 25 मिलीमीटर पर सेकंड होती है। अच्छा जी, मैंने अभी आपको बताया था कि 10 मिलीमीटर पर मिली वोल्ट होता है। अब मैंने अभी आपको एक बताया था, इसका मतलब क्या है कि 1 मिली वोल्ट के लिए 10 mm जो होनी चाहिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन होनी चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया कि एक बड़ा जो डब्बा होता है उसका मतलब होता है 0.5 मिली वोल्ट। तो क्योंकि मशीन जो ऑपरेट करते हैं हम वो 1 मिली वोल्ट पे करते हैं, तो इसका मतलब जो कैलिब्रेशन सिग्नल है वो कितने बड़े बॉक्सेस पे मुश्तमिल होना चाहिए, 2 बड़े बॉक्सेस पे। क्यों, क्योंकि एक बड़ा डब्बा 0.5 मिली वोल्ट का होता है ना, तो मशीन हम वर्क कितने पे कर रही होती है 1 मिली वोल्ट पे, तो कैलिब्रेशन सिग्नल कितने बड़े डब्बों पर मुश्तमिल होना चाहिए, 2 पे। मिसाल के तौर पे आपको उसने मेजरमेंट नहीं लिखी हुई, ठीक है, एग्जामिनर कहता है भी देखो आप बताओ क्या ये ठीक है कि नहीं है। आपने देखा जो कैलिब्रेशन सिग्नल है वो 2 डब्बों पर मुश्तमिल है, इस तरह आपने देखा, तो 2 डब्बों पर अगर मुश्तमिल है तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक ऑपरेट हुई है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह शॉर्टकट आपको बताया, इसको कहते हैं कैलिब्रेशन सिग्नल। ये जो सेंटर एंड पे होता है लीड के, तो इसको आप कैसे देखते हैं वो आपको मैंने बता दी। अब वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको कुछ फिगर में आपको ऐसे बताने लगा हूँ जो कि आपके हार्ट रेट रिदम के फार्मूलाज में वो यूज़ होंगे। एग्जामिनर अक्सर पूछ लेते हैं कि ये फिगर कहाँ से आए, उसकी बेसिक्स बताता हूँ। अब देखिए मशीन मैंने आपको बताया कितने पे ऑपरेट होती है, वोल्टेज की हमने देख ली, दूसरी वेलोसिटी उसकी होती है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब इसका दूसरा मतलब क्या हो गया 25 मिलीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि एक बिग बॉक्स जो होता है ना, बिग स्क्वायर, वो कितने मिलीमीटर का होता है 5 मिलीमीटर का होता है। इसका दूसरा मतलब क्या हो गया कि 5 बिग बॉक्स पर सेकेंड।
सिंपल सी बात है ना कि 25 मिलीमीटर पर सेकंड में पेपर जो जब मशीन निकल रही होती है, जो पेपर की स्पीड से आ रहा होता है 25 मिलीमीटर पर सेकंड, क्योंकि एक बड़ा डब्बा जो होता है वो 5 मिलीमीटर का होता है, तो इसका दूसरा मतलब यही हुआ कि 5 बड़े डब्बे एक सेकंड के अंदर कवर करती है मशीन जब ईसीजी पेपर को बाहर निकालती होती है। ठीक है, अब जब हमने रेट निकालना है, ये तो किसकी बात कर रहे हैं, हमने ये देख लिया कि जब ईसीजी हो रही होती है, एक पेपर बाहर आ रहा होता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, एक सेकंड के अंदर वो 5 बड़े डब्बे कवर कर रहा होता है। अब हमने रेट, जब हार्ट रेट निकालना होता है वो 60 सेकंड में निकालते हैं ना, या 1 मिनट में निकालते हैं, रेट हमेशा मिनट में निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेकंड के अंदर कितने बड़े डब्बे कवर करता है, 5, 60 सेकंड के अंदर कितने करेगा, 60 × 5 दैट इज इक्वल टू 300। अब हम हार्ट रेट के फार्मूले में फिगर 300 यूज़ करते हैं। एग्जामिनर पूछते हैं 300 कहाँ से आया, बेसिक्स उसकी ये है, आप यही बताएंगे, क्योंकि ईसीजी जो पेपर होता है उसकी स्पीड होती है 25 मिलीमीटर पर सेकंड, या दूसरा मतलब होता है एक सेकंड के अंदर वो 5 बड़े डब्बे कवर करता है। तो हमने हार्ट रेट निकालना होता है एक मिनट के अंदर या 60 सेकंड के अंदर। एक सेकंड में अगर 5 डब्बे कवर कर रहा है तो डेफिनेटली 60 सेकंड में 300 बड़े बिग स्क्वायर कवर करेगा। तो ये 300 का फिगर आपने याद रखना है। अब इसी तरह आगे चलते हैं। इसका दूसरा मतलब क्या था 25 मिलीमीटर का, अगर हम स्मॉल स्क्वायर के लिहाज से देखें, एक स्मॉल स्क्वायर जो होता है ना वो होता है 1 मिलीमीटर का। तो इसका मतलब 25 मिलीमीटर पर सेकंड का दूसरा मतलब ये है कि 25 मिलीमीटर का मतलब है 25 स्मॉल स्क्वायर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि जब जिस स्पीड से पेपर आ रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर हमारे पास कितने छोटे डब्बे कवर हो रहे होते हैं, 25 छोटे डब्बे कवर हो रहे होते हैं। तो रेट अगेन मैंने बताया आपको 60 सेकंड में देखते हैं या 1 मिनट में देखते हैं। अब एक सेकंड में कितने छोटे डब्बे कवर हुए, 25, तो 60 सेकंड या एक मिनट में कितने कवर होंगे, 60 × 25, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1500। जब हम रेट कैलकुलेट करेंगे 300 और 1500 हमारे पास आंसर में आएगा, उस फार्मूले में यूज़ होगा। एग्जामिनर पूछेगा 300 और 1500 का आपके पास फिगर कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, आपको मैंने बेसिक्स इसकी बता दी है। अच्छा जी, अब हम कुछ देख लेते हैं, कुछ बेसिक सेगमेंट, इंटरवल्स और वेव्स ऑफ द ईसीजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब नॉर्मली चीज़ हम सेगमेंट और इंटरवल्स में ही देखते हैं। अब ये ईसीजी की वेव फॉर्म, इसमें वेव्स कौन सी होती हैं, पी क्यू आर एस वेव होती है और टी वेव होती है, और बास का यू वेव भी होती है हमारे पास। अगर ये हमारा हार्ट है, ये पड़ा हुआ हार्ट, ठीक है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पी वेव बनती है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स बनता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, रिपोलराइज हो रहे होते हैं तो टी वेव बनती है। यू वेव जो होती है परकंजी फाइबर मसल्स की जो होती है रिपोलराइजेशन से बनती है। अब मेजर चीज़ जो आपको बताने वाली वो ये है कि ये एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो करती है, ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो करती है, ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को टी वेव शो करती है। अब पहला सवाल ये बन सकता है, एग्जामिनर कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि एट्रिया की रिपोलराइजेशन की वेव कहाँ गई। असल में जब एट्रिया रिपोलराइज हो रहे होते हैं, वेंट्रिकल उसी टाइम पर डिपोलराइज हो रहे होते हैं, तो वो मर्ज हो जाती है क्यू आर एस कम्प्लेक्स के अंदर ही। क्यू आर एस कम्प्लेक्स खा जाता है रिपोलराइजेशन वेव ऑफ द एट्रिया। ये टी वेव आपको एक बेसिक सा बता दिया। ये तो होगी हमारे पास वेव्स। अब इसमें क्वेश्चन एक ये बन सकता है, ईसीजी वेव, ये मेरे से एग्जामिनर ने पूछा था, वो ये था कि ईसीजी वेव पी क्यू आर एस टी है, ये वाई नॉट ए बी सी डी, ऐसे भी तो हो सकता है, वैलिड क्वेश्चन है, कि ए बी सी डी भी तो कह सकते थे, तो पी क्यू आर एस टी क्यों है। असल में देखें कि ये ग्राफ है, असल में ग्राफ जब भी स्टार्ट होता है ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अगर आप ओरिजिन को ओ मान लें तो पहली वेव पी क्यू आर एस टी इस तरह, तो इस तरीके से लॉजिक है ये पी क्यू आर एस टी वेव इसलिए। अच्छा, अब हम इसकी देख लेते हैं बात, ये हमने वेव्स डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं सेगमेंट्स में की, और दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं इंटरवल की। अब ये क्या होता है, सेगमेंट्स की जब भी बात आएगी ना उसको कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। अब देखें, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन का मतलब वो होता है लाइन फॉर विच देयर इज नो डिफ्लेक्शन, ना इससे ऊपर डिफ्लेक्शन है ना इससे नीचे डिफ्लेक्शन है, दिस इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। ठीक है, जो वेव पॉजिटिव होगी वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो करेगी, जो वेव नेगेटिव होगी वो इससे नीचे डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब आप ईसीजी पूरा ट्रेस देखें, इसमें जो जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइंस हैं उनको कहते हैं सेगमेंट। ये याद कर लें, आप रट लें, कभी भूलेगा नहीं। सेगमेंट इज इक्वल टू आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन एक तो ये आती है, ये आती है, तो ये लाइन जो है पी के एंड से स्टार्ट होती है और क्यू आर एस के स्टार्ट से पहले पहले तक ये लाइन है, दिस इज कॉल्ड पी आर सेगमेंट। ठीक है, ये याद रखना है। पी आर सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, एट द एंड ऑफ द पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ क्यू आर एस कम्प्लेक्स। ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड एज द पी आर सेगमेंट। अब याद रखें, सेगमेंट में वेव इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है एस टी सेगमेंट, जहाँ पे क्यू आर एस कम्प्लेक्स एंड होता है वहाँ से लेके स्टार्ट ऑफ द टी वेव यहाँ तक, ये है हमारे पास एस टी सेगमेंट। याद रखना, एस टी सेगमेंट में टी वेव इन्वॉल्व होती है नहीं। कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछे पी आर इंटरवल में पी वेव इन्वॉल्व होती है नहीं, सेगमेंट में पी वेव इन्वॉल्व होती है नहीं, क्योंकि सेगमेंट मैंने बताई आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। ठीक है, पी आर सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, पी वेव के स्टार्ट से क्यू आर एस कम्प्लेक्स से स्टार्ट तक, पी वेव के एंड से क्यू आर एस कम्प्लेक्स के स्टार्ट तक।
एस टी सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के एंड से टी वेव के स्टार्ट तक, ये आ गए सेगमेंट्स। अब इंटरवल्स क्या होते हैं, अगर हम इन्हीं सेगमेंट्स के अंदर वेव्स को शामिल कर दें, सेगमेंट्स प्लस वेव्स इज कॉल्ड एज इंटरवल। अब ये देखें पी वेव भी शामिल कर दें, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें एट द स्टार्ट ऑफ द पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ क्यू आर एस, अब इसमें पी वेव भी और पी आर सेगमेंट भी है, दिस इज कॉल्ड एज द पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल में पी वेव होती है, जवाब है यस। पी आर सेगमेंट पे होती है नहीं, क्योंकि सेगमेंट इज आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। इसी तरह क्यू टी इंटरवल, इंटरवल और कौन सा होता है, क्यू टी इंटरवल, कहाँ से, क्यू के स्टार्ट से लेके टी के एंड तक जो होता है, इसमें दोनों वेव्स होती है, क्यू आर एस भी होता है और टी वेव भी होती है, ये सारा होता है, इसको क्या कहते हैं, क्यू टी इंटरवल। तो अब हमारे पास तीन वेव्स है, पी क्यू आर एस और टी, दो सेगमेंट है, पी आर सेगमेंट एस टी सेगमेंट, दो इंटरवल है, पी आर इंटरवल और क्यू टी इंटरवल। अब आपने इसकी मेजरमेंट याद रखनी है, जो है हमारे पास क्यू आर एस, इसकी जो ड्यूरेशन है लेस देन 120 मिली सेकेंड या 180 तक होनी चाहिए, 80 से 100 मिली सेकेंड में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था कि एक स्मॉल स्क्वायर जो होता है ना वो होता है 40 मिली सेकेंड का, तो 140 का मतलब क्या है कि जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है 3 स्मॉल स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, 3 स्मॉल स्क्वायर से छोटा हमारे पास होना चाहिए क्यू आर एस कम्प्लेक्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पी आर इंटरवल की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 120 से 200 मिली सेकेंड, या 120 का मतलब क्या हो गया, 3 छोटे डब्बे, 200 मिली सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 5 छोटे डब्बे या एक बड़ा डब्बा, ठीक है। तो इसका मतलब पी आर इंटरवल मैक्सिमम आपके पास एक बिग स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर ये बड़ा होगा तो ये अब नॉर्मल है या प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल है। अगर 120 मिली सेकेंड से छोटा हो गया तो दिस इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट पी आर इंटरवल। तो ये अपने इंटरवल्स की कैलकुलेशन याद रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जहाँ पे ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स एंड हो रहा है और एस टी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, इसका जंक्शन है, इसको कहते हैं जे पॉइंट, जंक्शनल पॉइंट या जे पॉइंट, ये आपने याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट अगली बात वो ये है कि आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जो दो होती है ना ईसीजी के अंदर, एक ये पी आर सेगमेंट होता है, एक एस टी सेगमेंट, ये दोनों आमतौर पे एक लाइन गुजारें तो दोनों में से मैच करने चाहिए, दोनों सिमिलर लेवल पे होती हैं। हम इसको याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बात का क्या होता है कि इन्फाक्शन जब होता है ना तो एस टी एलिवेशन आ जाती है, तो अब ये लाइन तो यहाँ पर ही रहेगी, लेकिन जो एस टी वाली लाइन है ना वो यहाँ चली जाएगी। अब देखें ये यहाँ पर है और एस टी सेगमेंट यहाँ पर है, तो इसको कहते हैं, इसका मतलब ये दो लाइनें आपने याद रखनी, पी आर सेगमेंट एस टी सेगमेंट एट सेम लेवल पे होनी चाहिए। अगर एक अपर चला गया तो दिस इज कॉल्ड एज द एलिवेशन ऑफ द अदर सेगमेंट, ठीक है जी। तो ये बेसिक्स आपको बताएंगे मैंने सेगमेंट्स और इंटरवल की।